सबसे पहले बात चित्रकूट में आयोजित होने वाले हिंदू एकता महाकुंभ की। महाकुंभ के आयोजन का मकसद क्या है, किन किन मुद्दों पर मंथन होगा, हिंदू एकता महाकुंभ में किन किन दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, काशी टू अयोध्या बीजेपी का मिशन कब होगा पूरा, जम्मू कश्मीर में कहां गिरे हैं आतंकी और कहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों ने पुलिस पर हमला किया। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 रश। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे आज हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में देश भर के नामी मठ मंदिरों, अखाड़ों के धर्माचार्यों और संत महात्मा शामिल हो रहे हैं। तुलसी पीठ के प्रमुख जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कल 3 दिवसीय रुद्राभिषेक और हनुमान यज्ञ से हुई। हिंदू एकता महाकुंभ के जरिए देश भर में लगातार कम हो रही हिंदुओं की संख्या और इसके समाधान पर विचार कर प्रस्ताव तैयार करने की योजना है। इसके लिए 12 मुद्दों को तय किया गया है, जिसमें लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। जगत गुरु ने कहा कि हमने सभी हिंदुओं को निमंत्रण दिया जो स्वयं को हिंदू नहीं समझते हैं, वो कार्यक्रम में न आए। बाबा विश्वनाथ की नगरी में दिव्य काशी भव्य काशी आयोजन का हिस्सा बनने के बाद देश के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचेंगे। ये रामलला के दर्शन के साथ ही मंदिर निर्माण कार्य भी देखेंगे। यूपी सहित 5 राज्यों में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इन आयोजनों के जरिए हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार देने में जुटी है। आज से देश के अगले वित्तीय वर्ष के बजट पर मंथन शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2022 से 23 के पहले बैठक करने वाली हैं। ये बैठक वर्चुअली होगी। वित्त मंत्री सबसे पहले कृषि क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करेंगी। दूसरी बैठक एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े स्टेक होल्डर्स और जानकारों के साथ होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर कल विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये विपक्ष की एकजुटता को लेकर बैठक थी। हमने संसद की कार्यवाही के बारे में चर्चा की। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हमें कोई पछतावा नहीं है, हम लड़ेंगे। विपक्षी दलों की आज फिर से बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ राजपुरा इलाके में हो रही है। इससे पहले राजौरी और पुंछ में आतंकी वारदात के लिए खास प्रशिक्षण लेकर आए लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी को सुरक्षा बलों ने कल बहरा मगला क्षेत्र में ढेर कर दिया था। उसका एक साथी जंगल में भाग निकला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित बचे वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है। वरुण सिंह का इलाज बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में चल रहा है। 8 दिसंबर को हुए भयावह हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। यूपी में गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में बांग्लादेशियों के हमले में एसओजी का एक जवान घायल हो गया है। पुलिस को बांग्लादेशी युवकों को विक्रम एन्क्लेव में अवैध तरीके से रहने की सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बांग्लादेशी युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस वारदात में एसओजी टीम के एक कांस्टेबल घायल हो गए। दिग्गज फिल्म अभिनेता राज कपूर की जयंती पर कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज कपूर द मास्टर एट वर्क किताब का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा को दिए राज कपूर के अमूल्य योगदान को याद किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर और पोते रणबीर कपूर भी मौजूद थे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। चुनाव आयोग की टीम आज किस राज्य का दौरा करेगी? उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र के लिए बीजेपी की योजना क्या है? चुनाव प्रचार में धर्म के नाम पर कैसे छिड़ी है महाभारत? अखिलेश जयंत के साथ टिकैत की तस्वीर पर किसने उठाए सवाल? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल का सियासी प्लान क्या है? देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से चुनाव आयोग के दौरे की शुरुआत हो रही है। आयोग की टीम सबसे पहले पंजाब पहुंचेगी। ये टीम आज और कल चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के अलावा आयोग के कई और अधिकारी भी पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। यूपी में चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी आज से जनता की राय लेने जा रही है। इसके लिए पार्टी यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे। जनता की उम्मीदों को घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने के लिए बीजेपी आकांक्षा पेटी भी लॉन्च कर रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटी पार्टियों ने विरोधी दलों पर हमले तेज कर दिए हैं। जौनपुर में जनसभा करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी धर्म का चश्मा लगा लेती है, उसके पाप गंगा में भी नहीं धुलने वाले हैं। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी करीब 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
मिशन 2022 को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत के बैनर पोस्टर पर भारतीय किसान यूनियन ने आपत्ति जताई है। मेरठ के NH 58 पर लगे बैनरों और पोस्टरों में इनकी एक साथ तस्वीरें हैं। इसके जरिए किसानों को बधाई दी गई है। पोस्टर में लिखा है, हार गया अभिमान, जीत गया किसान। पोस्टर बैनर में RLD नेता मोनिका चौधरी की भी बड़ी सी तस्वीर लगी है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी इस समय यूपी के दौरे पर हैं और जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आजमी ने कल गोंडा के कई चौराहों पर जनसभा की और पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी की बनाई खिचड़ी खा रहे हैं। वे धर्म की राजनीति करते हैं और इसी के बल पर सत्ता हासिल की जुगत में जुटे हैं। धर्म को सरकार के बीच में लाते हैं। गोवा दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बीजेपी से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेना है। मैं न हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न सिख हूं और न ईसाई हूं। मैं तो इंसान हूं और एक ब्राह्मण परिवार से हूं। ममता ने गोवा से बीजेपी के सफाई के लिए विपक्ष से एकजुट होने की अपील की। बंगाल विजय के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की नजर गोवा विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर पहुंच रहे हैं। केजरीवाल आज जालंधर में तिरंगा मार्च की अगुवाई करेंगे। ये यात्रा सुबह 11 बजे निगम चौक से शुरू होगी और कई बाजारों से होते हुए पूरे शहर में घूमेगी। वहीं कल दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल लांबी विधानसभा क्षेत्र में बादल परिवार के खिलाफ सियासी हुंकार भरेंगे। कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। जाखड़ ने आज पंजाब चुनाव कैंपेन कमेटी की बैठक बुलाई है। इसमें तय होगा कि 2022 के चुनावी रण में पंजाब कांग्रेस का कैंपेन क्या होगा। आज की बैठक में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिर से लखनऊ पहुंच रही हैं। राहुल गांधी के अमेठी दौरे को लेकर प्रियंका खास तैयारी कर रही हैं। राहुल गांधी 18 और 19 दिसंबर को अमेठी में रहेंगे। इस दौरान प्रियंका भी राहुल गांधी के साथ रहेंगी। वो बीजेपी के खिलाफ पैदल जनसंवाद यात्रा निकालेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी लगातार यूपी के दौरे पर हैं और रैलियां भी कर रही हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लोगों से सावधान रहने और सभी जरूरी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दुनिया की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए नॉर्वे में आंशिक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। महाराष्ट्र में कल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ। मंगलवार को मुंबई में ओमिक्रॉन के 7 और वसई विरार में एक संक्रमित मिलने से महाराष्ट्र में नए वेरिएंट का संक्रमण तेज होने का खतरा बढ़ गया है। जो नए केस मिले हैं उनमें से कोई विदेश नहीं गया था। 8 नए संक्रमितों में 7 ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई थी। इस बीच महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के कुल 684 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में 8 ओमिक्रॉन केस तो दिल्ली में भी मंगलवार को 4 नए मामले सामने आए। 4 नए केस आने के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के 6 मामले हो चुके हैं। इन 6 में से 1 मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। 5 मरीज दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती हैं और सभी की हालत स्थिर है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 61 हो गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अभी हालत कंट्रोल में है। अगर फैलता है तो सरकार फिर से देखेगी। अभी तक कम्युनिटी स्प्रेडिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है। विदेशों से एयरपोर्ट के जरिए आए कुल 74 में से 38 LNJP अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 35 कोरोना संक्रमित हैं। 3 लोगों की अभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली समेत देश के 8 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में 28, राजस्थान में 17, दिल्ली में 6, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में 1-1 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से पूरी सावधानी बरतने के साथ कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। दक्षिण अफ्रीका से निकला कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक दुनिया के 71 देशों में फैल चुका है। 71 देशों में 8,500 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन में सबसे ज्यादा 3100 मरीज ब्रिटेन में मिले हैं, जबकि डेनमार्क में 2400, नॉर्वे में 900 से ज्यादा और दक्षिण अफ्रीका में 779 केस है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की पॉजिटिविटी रेट 28% है। कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षण को लेकर वैज्ञानिकों में अभी भी एक राय नहीं बनी है। इजराइल, अमेरिका में बूस्टर डोज लगने के बाद भी लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। हालांकि अभी तक के परीक्षण से पता चला है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा खतरनाक नहीं है। करीब महीने भर में दुनिया भर के डेटा में ये बात सामने आई है कि 8000 से ज्यादा मामलों में सिर्फ 1 की ओमिक्रॉन से मौत हुई है। नीति आयोग के सदस्य और भारतीय कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बदलती परिस्थिति के बीच हमारी वैक्सीन भी कमजोर साबित होने लगे। ऐसे में अब ऐसी वैक्सीन की जरूरत है जो नए वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार रहे। उन्होंने कहा कि महामारी के बदलते स्वरूप को देखते हुए विज्ञान के क्षेत्र में और ज्यादा निवेश करने की जरूरत है।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा है कि देश में 6 महीने के भीतर 3 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से बच्चों के नोवावैक्स वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नतीजे आए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ओमिक्रॉन के हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फैसला किया जाएगा। फिलहाल कमर्शियल इंटरनेशनल उड़ान पर 31 जनवरी तक रोक है। इस बीच अब 20 दिसंबर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के हवाई अड्डों पर हाई रिस्क कैटेगरी वाले देशों से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र। बागपत में 2 सगी बहनों पर एसिड अटैक का आरोपी गिरफ्तार। धर्मांतरण कराने के आरोप में ईसाई संगठन के खिलाफ FIR दर्ज हुई। राज्यों की खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष में। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये 17 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन में चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट और 2022 से 23 के लिए लेखानुदान पेश किया जाएगा। सत्र के हंगामेदार होने की पूरी आशंका है। विपक्षी दलों ने सरकार के कामों का आईना दिखाने का ऐलान किया है। अगले साल की शुरुआत में चुनाव को देखते हुए ये 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र हो सकता है। यूपी के बागपत में 2 सगी बहनों पर एसिड अटैक के आरोपी मुरसलीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वो बोतल भी बरामद कर ली है जिसमें वो तेजाब भर कर ले गया था। सोमवार की रात को आरोपी ने अपने घर में सो रही 2 नाबालिग बहनों पर एसिड फेंक दिया था। इससे वो बुरी तरह से झुलस गई है। दोनों बहनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। गुजरात के वडोदरा में एक ईसाई संगठन के धर्मांतरण के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामला मकरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र का है। यहाँ बाल गृह का संचालन मिशनरीज फॉर चैरिटी की ओर से किया जाता है। आरोप है कि बाल गृह में रहने वाली लड़कियों को क्रॉस पहनाकर और बाइबल देकर जबरन उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की गई। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत एक सड़क हादसे में बाल बच गए। धन सिंह रावत थलीसैंण से देहरादून जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो पलट गए। हादसे में धन सिंह रावत को मामूली चोटें आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रावत से टेलीफोन पर बात की है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। यूपी में TET पेपर लीक मामले में पुलिस ने दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा किया है। वहीं मुख्य आरोपी के शामली की कैराना कोर्ट में सरेंडर कर पुलिस विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर अन्य सबूत जुटाने की प्लानिंग में जुट गई है। हैदराबाद साइबर सेल पुलिस टीम ने झारखंड के जामताड़ा से 4.5 लाख रुपए की साइबर ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद वो आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ हैदराबाद ले गए। गिरफ्तार आरोपी का नाम शमसुल अंसारी है और वो बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के बंदरडीहा गांव का रहने वाला है। उसने बैंक अधिकारी बनकर एक व्यक्ति से 4.5 लाख रुपए ठग लिए थे। मथुरा कर्नाटक एक्सप्रेस को उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी युवक नशे की हालत में था। उसने कल सुबह रेलवे की हेल्पलाइन पर कॉल करके कर्नाटक एक्सप्रेस को उड़ाने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद से हड़कंप मच गया था। आरोपी युवक को कल सुबह नई दिल्ली से RPF ने गिरफ्तार किया है। इस बीच आगरा से गुजरने वाली ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के बांदा से चोरी हुई 8वीं सदी की मूर्ति के लंदन में मिलने की खबर से पूरे गांव में जश्न का माहौल है। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर लोहारी गांव में बने एक मंदिर में 4 दशक से अधिक समय से पहले महामाई की मूर्ति चोरी हो गई थी। अब वो मूर्ति लंदन में एक पार्क में मिली है, जिसको जल्द ही भारत लाया जाएगा। ये खबर सुनकर गाँव में जश्न का माहौल है और लोग जयकारे लगा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की बेचैनी और क्यों बढ़ने वाली है? पाकिस्तानी सेना और ISI की आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश का कैसे पर्दाफाश हुआ और क्या ताइवान पर चीन हमले की तैयारी कर रहा है? दुश्मन देशों की साजिश से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन का। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ने वाली है। रूस के डिप्टी PM यूरो बोरिसोव ने संकेत दिया है कि भारत सबसे आधुनिक S-500 प्रोमेटी विमान भेदी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार हो सकता है। रूसी संकेत के मुताबिक S-500 को लेकर जल्द दोनों देशों में डील हो सकती है। भारत रूस से पहले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील कर चुका है। सर्दियों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करने के लिए ISI और पाकिस्तान की सेना का ऑपरेशन ग्लाइडर डिकोड हो गया है। पाकिस्तान की बड़ी साजिश को लेकर आई खुफिया रिपोर्ट के बाद LOC पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन ग्लाइडर के जरिए पाकिस्तान आतंकियों को AK-47 के साथ 20 किलोग्राम तक के विस्फोटक लेकर भेजने की साजिश रच रहा है। ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा करने की साजिश रच रहा चीन बॉर्डर पर सैन्य अभ्यास के जरिए ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने सुरक्षा बलों को अभ्यास के नाम पर चीन के पूर्वी और दक्षिणी तटों पर तैनात कर सकता है। इसके अलावा ताइवान को घेरने के लिए चीन अपने युद्धपोतों को पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी भेज सकता है।
चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान को चुटकियों में मसलने की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि एक बार पीएलए ने ताइवान पर काबू पाने का सोच लिया तो कुछ ही घंटों में ये मसला खत्म हो जाएगा और अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। चीन अमेरिका को भी ताइवान के मामले में दखल नहीं देने को लेकर कई बार चेता चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक सुपर पावर बनने के लिए चीन ने अपनी कोशिशें तेज कर दी है। चीन को लेकर अक्सर दावा किया जाता रहा है कि वो दुनिया भर में सैन्य ठिकाने बना रहा है। चीन साइबर सिक्योरिटी और अंतरिक्ष में भी दबदबा बनाने के लिए भारी खर्चा कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा कि चीन अतिरिक्त सैन्य ठिकानों पर रसद समेत बाकी जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए पहले से योजना बना रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी पर इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के नागरिकों से धन उगाही के आरोप लगाए हैं। फवाद के आरोप पर भड़के हुसैन हक्कानी ने इमरान खान पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। हक्कानी ने कहा कि उनके राजदूत रहने के दौरान धन उगाही के लिए इमरान खान ही अमेरिका आते रहते थे। कंगाली के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान के लिए अब हर एक क्षेत्र में भारी कटौती करने की मजबूरी हो गई है। इमरान सरकार अब राज्यों को हेल्थ और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ही फंड देगी। इस बीच सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि आने वाले सालों में पाकिस्तान के पास घरेलू गैस से लेकर नेचुरल गैस का स्टॉक नहीं बचेगा, जिससे भारी संकट आ सकता है। नेपाल में चीन की दखल अंदाजी दुनिया से छिपी नहीं है, लेकिन अब चीन नेपाल के आंतरिक मामलों में भी खुलकर दखल देने लगा है। चीन ने नेपाल में अमेरिकी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चीन ने नेपाल की सरकार से अमेरिकी प्रोजेक्ट को संसद से पास नहीं करने को कहा है। अपने इशारे पर नचाने के लिए चीन ने नेपाल को भारी कर्ज भी दे रखा है। चीन अब अपने देश में अमेरिकी कंपनी पेप्सी और कोका कोला पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। चीन की जिनपिंग सरकार किसी भी हाल में अमेरिका और दूसरे देशों की खाद्य पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक कंपनियों को बिजनेस नहीं करने देना चाहते। चीन के सख्त मापदंड और नियमों की वजह से आयरिश विस्की, बेल्जियम की चॉकलेट और यूरोपीय कॉफी ब्रांड के निर्माता परेशान हैं। यूक्रेन को लेकर अमेरिका समेत नाटो देशों के साथ रूस की तनातनी बढ़ी। आज पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम बातचीत होने वाली है। इस बातचीत पर अमेरिका की पूरी नजर होगी। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर वो नेटो देशों से फौरन बातचीत करना चाहते हैं और यूएई ने अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट डील को टाल दिया है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिका के साथ तल्खी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वर्चुअल शिखर वार्ता होगी। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन की सीमा पर रूस के लाखों सैनिकों का जमावड़ा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए रूस अमेरिका को यूक्रेन के मुद्दे पर चीन को अपने साथ दिखाना चाहेगा। यूक्रेन की सीमा पर रूस की सैन्य ताकती को लेकर अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो की चेतावनी के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो देशों से तुरंत बातचीत करना चाहते हैं। पुतिन ने बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान भी इसको लेकर भरोसा मांगा था कि नाटो यूक्रेन में सैन्य तैनाती नहीं करेगा, लेकिन बाइडेन ने पुतिन को कोई भरोसा देने से इनकार कर दिया था। एक तरफ पुतिन नाटो से तुरंत बातचीत करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ रूस के उप विदेश मंत्री नाटो पर परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि अगर नाटो रूसी विरोधी गतिविधियों में जुटा रहा तो हम परमाणु हथियार के इस्तेमाल से परहेज नहीं करेंगे। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे कड़ी आर्थिक और दूसरी पाबंदियां झेलनी पड़ेंगी। यूएई ने अमेरिका से 50 F-35 फाइटर जेट खरीदने की डील को लेकर बातचीत टाल दी है। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप और यूएई की सरकार के बीच $23 अरब के सौदे पर सहमति बनी थी। यूएई ने F-35 फाइटर जेट के इस्तेमाल को लेकर कड़े अमेरिकी शर्तों के विरोध में इस सौदे को टाला है। बाइडेन सरकार यूएई की चीनी कंपनी हुआवेई की 5G तकनीक के इस्तेमाल को लेकर चिंतित है, इसीलिए वो इस डील को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। चीन और रूस से तनाव के बीच अमेरिका अपने सबसे घातक फाइटर जेट की ताकत बढ़ाने में जुटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस मिलिट्री अपने F-35 जेट्स के इंजन 2027 तक बदल देगा। हालांकि इंजन बदलने में भारी भरकम बजट की जरूरत की वजह से इस फैसले पर मुहर लगने में देरी लग रही है, मगर चीन भी अपने J-20 फाइटर जेट्स में एडवांस इंजन लगा रहा है, लिहाजा मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। दक्षिणी ईरान के शिराज में केमिकल टैंकर में लगी आग ने कुछ ही पल में भयंकर रूप ले लिया। एक टैंकर से शुरू हुई आग की चपेट में कई टैंकर आ गए। इस हादसे में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि केमिकल टैंकर में आग किसी मानवीय भूल से लगी या कोई साजिश थी। इसी महीने की शुरुआत में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर नतांज में मिलिट्री ड्रिल के दौरान कई धमाके भी हुए थे। कैरेबियाई देश हैती में फ्यूल टैंकर पलटने के बाद हुए बड़े धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। धमाका उस वक्त हुआ जब फ्यूल टैंकर के पलटने के बाद लोगों के बीच तेल जमा करने के लिए भगदड़ मची थी। हैती में बिजली की भारी किल्लत है, इसलिए लोग जनरेटर्स के लिए तेल जमा करना चाहते थे। धमाके में आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है।
वेनेजुएला की सीमा से लगे कोलंबिया के कुकुटा में एयरपोर्ट के पास हुए धमाके में 2 पुलिस वाले मारे गए हैं। इस धमाके में संदिग्ध आत्मघाती हमलावर की भी मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने कहा कि यह धमाका वेनेजुएला की सीमा में सक्रिय आतंकी गुटों और तस्करों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की वजह से किए गए हैं। यहाँ ड्रग्स के अवैध कारोबार पर कब्जे को लेकर लंबे समय से दोनों गुटों में लड़ाई चल रही है। अगस्त महीने में आईएस के आतंकी को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले में बचे अफगानी लोगों ने निर्दोषों की हत्या करने वाले अमेरिकी सैनिकों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के फैसले को निराशाजनक बताया है। 29 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने एक कार को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें 7 बच्चों समेत 9 निर्दोष अफगानी मारे गए थे। बाद में अमेरिका ने भी अपनी गलती मानी थी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।